नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पास हो चुका है, अब कानून बनने के मुहाने पर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही अब ये बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इसे ऐतिहासिक बताया, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने और विपक्ष ने इस बिल पर आपत्तियां जताई हैं। पीएम मोदी के संदेश पर भी तंज कसा गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। पिछले दिनों देश भर में बड़े छात्र आंदोलनों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था पर साख बचाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सख्त कानून बनाने के बाद कही गई विधेयक दोनों सदनों में पास भी हो चुका है, जिसके बाद खुद पीएम मोदी सामने आए और उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। कहा कि पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है। हालांकि संसद में विपक्ष और बाहर सीजेपी ने इस कानून की वास्तविकता पर सवाल उठाए। इसकी प्रभावशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष और सीजेपी का कहना है कि सरकार कानून का ढोल पीट रही है, लेकिन जमीन पर छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। और इतना ही नहीं, इस कानून पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कानून पर जब संसद में चर्चा चल रही थी, इसी दौरान उड़ीसा में फिर पेपर लीक हो गया, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। बहरहाल, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के दोषियों को 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगाने की बातें कही जा रही हैं। कानून को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी मोदी सरकार को विपक्ष घेरने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या सिर्फ कागजों पर 10 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना तय कर देने से धरातल पर पेपर माफिया खत्म हो जाएगा, या फिर एनटीए और राज्य एजेंसियों में फैले अंदरूनी लीकेज को रोके बिना ये कानून भी सिर्फ चुनावी ढाल बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साहिलदीप कासवान जी, प्रवक्ता इनेलो, और राजेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले सप्रा साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल
लोकसभा में आया और लोकसभा से पास भी हो गया, फिर राज्यसभा में गया, चर्चा हुई, राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल में क्या है क्या नहीं है इस पर बात तो बाद में करेंगे। पहले तो यही बड़ा सवाल है कि ना तो अमित शाह नजर आए ना प्रधानमंत्री नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री की रील्स जरूर सामने आई, उससे पहले भी और उसके बाद में भी बिल को ऐतिहासिक बताते हुए नजर आए, ऐतिहासिक कदम बताते हुए नजर आए, लेकिन संसद में क्यों नहीं पहुंच रहे? इस बात को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि ना ही तो दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अमित शाह सदन में पहुंच रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री। सभी को नमस्कार जी। देखिए, ये जो नीट से संबंधित जी ये जो पेपर लीकेज की प्रॉब्लम चल रही है, ये आज के नहीं है, ये पुराने टाइम से है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो या दूसरी पार्टियों का रहा हो। ये आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पिछले दिनों ये जो घटना चक्र हुआ है, ये जो सख्त कानून बनाया है, ये जो लीक पेपर से संबंधित जो माफिया है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ये मैं तो ये चाहता हूँ सभी जो विपक्ष के जो साथी हैं, चाहे वो आज हमारे डिबेट पे बैठे हैं या वो संसद में थे या कहीं भी किसी भी प्रदेश की विधानसभा में हो, उनको इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं की प्रॉब्लम ये आज के नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं भी 40 साल से प्रोफेसर हूँ। मैंने भी हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजों में 25 कॉलेजों में मैंने जॉब करी है, प्रोफेसर रहा हूँ। और मेरा अपना बेटा 5 अगस्त 2007 को सीए का पेपर था, ही चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे आल्सो। 5 अगस्त 2007 को सीए सीपीडी, आज वो सीए फाउंडेशन होता है, जैसे +2 के बाद ये नीट होता है वैसे ही सीए फाउंडेशन होता है। उसका पेपर बेचने के लिए मेरे पास आए और मैंने मीडिया, आपके साथी, आपके मीडिया कर्मियों के साथ मिलके उसी युवा उसी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे मैंने तैयार किए और मैं नजफगढ़ के प्रेम नगर में मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, न्यूज़पेपर के साथ भी और मीडिया। ये वहाँ मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे पता है, मुझे 4th फ्लोर पे ले गए थे, नीचे मोटे मोटे ताले लगाए और पूरा वहाँ पे गैंग था। बट मैंने कहा नहीं यार, ये हमें पता है किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं। आई नो, बिकॉज मैं भी टीचिंग लाइन से हूँ, ये हमारे साथी सुन रहे होंगे शायद। तो किस तरह से सीए भी इट इज़ नॉट ईजी जी। मुझे पता है हमारे बच्चे 20-20, 22-22 घंटे पढ़ते हैं और फिर वो माफिया किस तरह से वो पेपर बेचता है, चाहे वो हजारों में बेचता हो चाहे वो लाखों। और आज आपके सामने एग्जाम्पल है नीट, जिसमें 22 लाख बच्चे थे। मैं 2007 की बात बता रहा हूँ। और फिर 2011 में मेरे छोटे बच्चे का पेपर था AIEEE का, द सेम वाज हैपेंड, पेपर लीक हुआ। मैं ये नहीं कहता, वहाँ पे शिक्षा मंत्री चाहे अर्जुन सिंह जी थे 2007 में और शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और उन्होंने जिम्मेवारी ली या नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और 2011 में कपिल सिब्बल जी थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं उस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता। मैं आज बात करना चाहता हूँ ये जो नीट से संबंधित या दूसरे जो एग्जाम्पल, ये जो दूसरे एग्जाम हैं जो लीक होते हैं, बिल्कुल युवा ठीक है, उनको सड़कों पे उतरे हैं, अच्छी बात है, आई सल्यूट देम। मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है। परंतु ये जो प्रदर्शन है, चाहे वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक चलते रहे और फिर वो संसद में जाना और इस तरह की व्यवस्था करना, और आप देखते हो आप किस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, गालीबाज रील, किस तरह से गर्ल्स, ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये भाषा नहीं यूज करती लड़कियां, किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रही हैं। ये नहीं भाई वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे वो कांग्रेस के होते या किसी और पार्टी के होते, इस तरह की शोभा नहीं देता। और किस तरह से वहां पे हिंसा हुई और वो किस तरह से वहां पे जो मर्डर्ड, जो रैपिस्ट वहां पे घुस गए इस आंदोलन में, वो भी शोभा नहीं देता। और विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उन्होंने भी अपना दायित्व नहीं निभाया। किस तरह का उनको दायित्व निभाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अवसर ढूंढती हैं, मौका ढूंढती हैं, कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। आज कांग्रेस आई, देखिए उनके पास तीसरा डिजिट भी नहीं है, 99 सीट्स है, 99 सीट्स, और 140 साल पुरानी पार्टी है। ये आप सुनिए, आप सुनिए, पूरा इनको मौका दे देना, बजरंग दास जी, गर्ग साहब को पूरा मौका दे देना। मैं तो ये चाहता हूँ, ये जितनी भी पार्टीज हैं उनको आज समर्थन करना चाहिए। जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो एक अच्छा कानून बनाया, 10 साल सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, सारी उम्र जेल में, हम तो चाहते हैं इसको, इनको फांसी आगे। अगर ये माफिया अभी भी नहीं जागा ना, ये अगर इसके अवशेष बचे हुए हैं,
तो इनको फांसी की सजा भी मिलेगी, चाहे यानी सप्रा साहब आपको भी लग रहा है कि अभी भी पेपर लीक माफिया रुकता हुआ नजर नहीं आएगा? बजरंग दास जी, क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है इस मसले पर? क्योंकि पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तरह तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। देखिए जितेंद्र जी, लोकसभा में कोई गाजर मूली बेचना तो आता नहीं, राजनीतिक तो वहां होगी, इसमें क्या दो राय है? नहीं, राजनीति तो हो, लेकिन एक सार्थक राजनीति और एक बेवजह की राजनीति, सिर्फ वोट आधारित राजनीति, उसमें फर्क होता है ना सर। मेरा सवाल सिर्फ इसीलिए है। वहां कोई वोट नहीं मिलनी होती, वहां मुद्दे की लड़ाई होती है, मुद्दे की बात है जी। मुद्दे की बात के ऊपर ही बात चल रही है। जहां तक पेपर लीक की बात आई, मैं कहता हूँ सरकार ने नियम बनाया, अच्छी बात है, हमें क्या कोई विरोध थोड़ी किया अभी कानून ना बनाए, मगर सरकार की नीयत अगर ठीक होगी तो पेपर लीक नहीं हो सकता। नीट का पेपर लीक हुआ आपके सामने, 21 छात्र अपनी जान गंवा चुके, सैकड़ों युवाओं को लाठी चार्ज हुई, सिर फूटे फोड़े, पैर तोड़े, हाथ तोड़े, आंदोलन हुआ आपके सामने। मैं कहता हूँ नीट पेपर बाद में भी हुआ, वो ठीक हुआ, सरकार की नीयत ठीक थी, सरकार गंभीर रही तो पेपर ठीक हो गया। वही नीट का पेपर था। पहले ऐसी क्या बात हुई, पहले सीरीज नहीं लिया, इसका मतलब हुआ अगर इनकी नीट ठीक ना होती तो पेपर लीक होता। ये महाराष्ट्र के अंदर ले लो, ये मेघालय के अंदर, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, झारखंड में हो गया 2027 के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों की नीयत ठीक होगी और वो पेपर माफिया से नहीं मिलेगी, पेपर माफियाओं से नहीं देगी। ये पेपर लीक, पेपर बेस्ड सरकार है जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि आज जब आंदोलन हुआ नीट पेपर के बाद, ये पूरा देश का युवा सड़कों पर था, 21 छात्र मर गए। जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात आई, इस्तीफा अगर पहले ही दे देता है तो मैं कहना चाहता हूँ तो 21 छात्रों की जान नहीं जाती। ये सरकार नू समझ लो आप, युवाओं की, छात्रों की नहीं, किसान की भी हत्यारी सरकार है। 750 किसान इनके राज में शहीद हुए, किसानों को झूठे मुकदमे दर्ज करे, लाठियां चार्ज करी, किसानों के बच्चों को जेलों में डाला, आज भी जेल में पड़े हैं, 20-20 फुट की खाई खोद दी, 750 किसान शहीद हुए। यहाँ तक कि आपके सामने 13.5 महीने आंदोलन चला, आंधी तूफान गर्मी, 50 तक टेम्परेचर में, मगर टस से मस किसान नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कानून बनते हैं वापिस नहीं लिए जाते, और 3 कृषि कानून किसान के हित के अंदर, ये प्रधानमंत्री जी अभियान था। 13.5 महीने बाद वही प्रधानमंत्री जी टीवी पर आगे कहते हैं मेरी गलती रहेगी, मेरी कमी रह गई, मैं किसानों को नहीं समझा पाया, मैं 3 कृषि कानून वापिस लेता हूँ। इसी प्रकार जब किसानों को युवाओं को दुड़ा कर पिटा, लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। और कौन किसने कहा था आपने ही पता है। और पीयूष गोयल ने कहा था 3-4 कंकरोच को उल्टा लटका कर पिटोगे तो सारे भाग जाएंगे। ये पीयूष गोयल का बयान है। और एक बात और कहता हूँ, वहां जो पुलिस थी और पुलिस के साथ जो सीआरपी के जवान थे, बिना नेम प्लेट लगाए वो आंदोलन के अंदर घुस गए, जैन करके। उनके पास आदेश था इनको दुड़ा कर पीटना ताकि आपकी पहचान ना हो, कल आप पे कार्रवाई ना हो। और मैं पूछना चाहता हूँ, पी प्लानिंग काम था सरकार का, पी प्लानिंग के हिसाब से पीटा गया, पी प्लानिंग के हिसाब से कार्रवाई की गई। एक बात और है, आप कहते हो अमित शाह के इस्तीफा की बात है, इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्लेट गन चलाने के ऑर्डर किसने दिए? आंसू गैस गोले दाबने के ऑर्डर किसने दिए? पानी के जो बछोरे फेंकने के ऑर्डर किसने दिए? लाठियों से दुड़ा कर पीटने के ऑर्डर किसने दिए? बगैर गृह मंत्री ऑर्डर नहीं हो सकते। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ताकत नहीं है, इतना बड़ा फैसला ले ले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, ऊपर हाईकमान से बात करेगा, हाईकमान करेगी बात,
गृह मंत्री से, ये सब गृह मंत्री के अंडर आती है, आर्मी भी, सीआरपी भी और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी। तो इसलिए सीधे तौर पे एक बात और है, भाई अमित शाह जवाब क्यों नहीं देता? जवाब देना चाहिए भी मेरा कोई आदेश नहीं था, फलाने ने आदेश दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप जवाबदेही से क्यों भागते हैं? जवाबदेही किसकी बनती है? गृह मंत्री की। छोटी सी बात हो जाए, एक आदमी कोई आतंकवादी मार दे, सारा प्रधानमंत्री भी सिरे लेने होता है, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी सिरे लेता है। जब सिरे आप लोगे और कोई गलत काम हो, उसकी जुम्मेवारी किसकी बनेगी? वो भी आपकी बनेगी। आपको लेना चाहिए, ये जरूरी है। और एक बात और कहता हूँ, सरकार जो है, छात्रों को सरकार ने फैसला किया था, भाई ये फैसला किया था आंदोलन के अंदर जो भी मुकदमे दर्ज हो वो वापिस लेंगे, किसी छात्रों को पकड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन खत्म होते वही वर्दी के अंदर बिना नई प्लेट लगाए 200 पुलिस वाले होटलों में घुस रहे हैं और घरों जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के छात्राओं को जेल में डाल रहे हैं। ये तो इनका वायदा है, जो वायदे करते हैं वायदे से मुकर जाते हैं। ये बड़ी भारी जाती हुई है, ठीक है। और जिसके कारण मजबूर साहिल दीप जी, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि अमित शाह का संसद में ना आना और क्या इसी तरह से वादा खिलाफी हो रही है इन छात्रों के साथ जिनके साथ पिछले दिनों समझौता हुआ, और जो अब ये नया बिल जो पास हुआ है, क्या इससे उम्मीदें हैं कि पेपर लीक की समस्या थमेगी? साहिल दीप जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी जी जी, हाँ जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। ये 12 साल इस सरकार पे हमें कहीं भी कोई भी विश्वास नहीं है। आज पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक हर गुना के अंदर ये भाजपा सरकार शामिल है। देखिए नरेंद्र जी, मैं अपने साथी बीजेपी प्रवक्ता सपना साहब को सुन रहा था, बड़ी सीनियर प्रवक्ता है, और बिल्कुल आपकी बात से मैं समर्थन करता हूँ कि सरकार के अंदर पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक उसको हम गलती करेंगे, 2, 3, 4 बार भी हम गलती करेंगे। तुम्हारी के बाद 70 पेपर लीक हुए हैं, 70 पेपर लीक। ये गलती नहीं होती, गुना होता है। और दूसरा जो कानून की बात कर रहे हैं, 2024 के अंदर भी जब नीट पेपर लीक हुआ था तो कानून तुम लोगों ने बनाया था, 1 करोड़ रुपए तुम लोगों ने जुर्माना किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो 45 लोग उसके गुना के अंदर शामिल थे पेपर लीक के अंदर। 44 लोगों को बार की बार जमानत मिल गई थी, और जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल था। अब की बात जो आप कह रहे हैं, 21 आत्महत्याएं हुई है, 21 बच्चे हमारे मरे, वो 21 साल के छात्र नहीं थे, वो हमारे हिंदुस्तान का उत्तर भविष्य हमारे छात्र थे। और दूसरा, मुझे बड़ी शर्म आई जो हमारे छपरा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बोला वहां तो उड़दंग हो रहा था, वहां तो दंगे हो रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। आपके गृह मंत्री ने, जो भगोड़ा गृह मंत्री है, जो लोकसभा का सेशन लगने के बाद आज तक इस गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हुई आंख में आंख मिला के वो सवाल का जवाब दे सके। आपके गृह मंत्री ने आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का, वो आर स्टूडेंट्स थे, दे आर स्टूडेंट्स, दे वर नॉट। बिल्कुल आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सपना साहब एक बार बोलने दीजिए। सारा झूठ सुना तो आप बीजेपी के लोग आंख में आंख मिला के झूठ बोलते हैं। आपका झूठ मैंने सुना, किले लगा रखी थी, बच्चों ने प्रहार किया, आतंकवादियों वाला काम आपने करा हमारे देश के छात्रों के साथ। आपको शर्म आना जानी चाहिए थोड़ी बहुत। दूसरी बात है, अगर आप सत्ता के अंदर बैठे लोग हमारे देश के छात्रों की आवाज नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो छात्र क्या करेंगे? 22 दिन तक छात्र वहां बैठे थे। हमारे देश का आर्टिकल एक्सप्रेशन हमें ये अधिकार देते हैं शांतिपूर्वक धरना करने का। और वो छात्र हमारे प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधानमंत्री से, आपके प्रधानमंत्री से सवाल पूछने जा रहे थे, लेकिन आप लोगों को बच्चे नहीं मानते, क्योंकि आप लोग राजनीति तो शुरू होती है ना, तो जाए तो खत्म होती है। आप लोगों के टाइम के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए, आप लोगों के 5% विरोध करिए हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अरे आप लोग पर ये चाहते हो कि जितना उसके छात्रों का शोषण हो, और दूसरा हम अंग बजट बनाए थे। आखिरी जवाब देता हूँ, आपने सपना साहब का कि 2007 के अंदर सरकार की उस समय पेपर लीक हुआ था, और उस समय पेपर लीक के अंदर आपके बेटे का पेपर छूटा था। मुझे मेरे भाई से बड़ी सहानुभूति है, वो भी हमारा छात्र साथी था। तो आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, आपको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको अपने बेटे के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं बिल्कुल कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस की सरकार के अंदर ही पेपर लीक होते हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे कोई बलात्कारी होते हैं तो बलात्कारी
की जवाबदेही तय होती है और उसके बाद में सजा होती है, एक कतली में सजा होती है, एक हर चीज में सजा का प्रावधान है। तो शिक्षा मंत्री के इस चीज का प्रावधान होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि आपकी केंद्र की सरकार ऐसा कानून लेकर आई है कि इन पेपर लीक के चोरों को, गिरोह को पटकने लेने का काम करेगी। और वरना तो आप लोग खुद पेपर चोरी करवाते हैं और पेपर लीक करवा के जो त्यागे होते हैं उनको कुर्बान करके अपने मीन आदमियों का बचा लेते हो। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी मुखालफत करते हैं। ठीक है जादौन साहब, जो बात उठाई साहिलदीप कासवान जी ने, तो वो बात इसलिए भी थोड़ी प्रभावी हो जाती है क्योंकि बिल बनना, कानून बनना एक अलग बात है, सख्त प्रावधान उसमें होना वो अलग बात है, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में क्या स्थिति बनती है कि मुख्य आरोपी तक बरी हो जाते हैं, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आरोपी होते हैं वो बच निकलते हैं। अब भी ये बिल एक तरफ जहां पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल में चर्चा चल रही थी, ये बिल पास हुआ, उसी दौरान उड़ीसा में एक पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में प्रभावशीलता पर तो सवाल उठेंगे ही जादौन साहब। इसलिए तो कोई डर नहीं रहा ना, कानून आया है, तब भी नहीं डर रहे हो, उड़ीसा में पेपर लीक हो गया। हरियाणा में भी अब एसटेट परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा आज उठाया गया है जी, वो जेजेपी वालों ने उठाया, वो कह रहे हम कोर्ट में जाएंगे। उसमें कई सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछ लिए और मुख्यमंत्री जी पंजाब का उठा रहे कि वहाँ जो है 7 पेपर लीक हुए, इसके ये जो फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ वो कह रहे हैं उसमें चीटिंग, वो कह रहे हैं ये पेपर लीक नहीं हुआ, नकल हुई थी। वो राघव चड्ढा ने उठा दिया राज्यसभा में कि सरकार के दौरान 7 पेपर लीक हुए। एक दूसरे का उठाने में लगे हुए, जवाबदेही जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आप जो है सवाल ये है कि संसद मार्च की नौबत क्यों आई? 35 दिन से धरना चल रहा था ना, मत करता, तो आपने उस समय सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखाई? अभी तो आप रील डाल के, पीयूष गोयल जी डाल रहे हैं, मोदी जी डाल रहे हैं रील, और रील डाल के बता रहे हैं और संसद में आप पहुंच नहीं गए। तो वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी लाठीचार्ज क्यों हुआ, बल प्रयोग क्यों हुआ, आप जवाब दो। ऐसा नहीं होता है, मजिस्ट्रेट तो ऑर्डर करता है लेकिन पॉलिसी और पूरा नीतिगत फैसला तो सरकार के हाथ में ही होता है। मजिस्ट्रेट की क्या है हिम्मत के वो जो है सरकार के इशारे के बगैर फैसला कर ले। तो ये जो तो इसको जो है सरकार पूरी कटघरे में खड़ी हुई है। जब तक सरकार, अभी इन्होंने थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाई है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके, तो फिर उनका स्वागत और करवा रहे हो जैसे कोई बहुत वो कोई युद्ध जीत कर आए पाकिस्तान के खिलाफ। ये क्या जरूरत है ये तमाशा करने की? लेकिन जादौन साहब उसको तो धर्मेंद्र प्रधान का आपने लेटर पढ़ा हो तो वो खुद नहीं मान रहे हैं कि वो छात्रों के प्रदर्शन से या नीट में असफलता को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया हो। वो तो बहाना उसके लिए, उसके पीछे का कारण कुछ और बता रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठा लें, शांति बने रहे, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना कि नीट परीक्षा में असफलता के लिए। वो ये बता रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस्तेमाल ना करें छात्र शक्ति और इस आंदोलन का, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ मैं। तो ये सारा ही उगा दिया उन्होंने। तो अगर ये सरकार ये करती रहेगी तो पेपर लीक कब रुकेगी? पेपर माफिया के मन में कोई डर पैदा नहीं होगा। मैंने जो है पिछली बार भी ये पिछली चर्चाओं में मुद्दा उठाया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत डिपेंड करता है। कानून तो किसी बड़े फांसी की सजा का प्रावधान कर दो लेकिन कानून, पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेगी तभी तो वो फांसी प्रूव हो पाएगी। हाँ, फांसी का कन्विक्शन तभी तो हो पाएगा जब तक वो पूरा प्रॉपर तरीके से सबूत जुटा के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। अगर रिश्वतखोर पुलिस जो है उनको बचने का रास्ता बता देगी तो फिर क्या होगा? और कोर्ट तो संदेह का लाभ देने में कोई देर नहीं करती। और कोर्ट में बहुत सारी लापरवाहियां हैं। इस पूरी न्यायपालिका में इतनी कमजोरी व्याप्त है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा प्रॉपर अगर देखा जाए तो, और समय पर न्याय नहीं होता। सब पेंडेंसी इतना, और वो जो है क्राइम के केसेस में तमाम रास्ते निकाल के कि ये जो है आपने अभियुक्त की निशानदेही पर हथियार बरामद किया है तो हथियार बरामद ही सब कुछ जो है साबित नहीं कर देती, उसके साथ और चाहिए। अरे भाई और क्या चाहिए? कई ऐसे केसेस के जो है केस स्टडी सामने आ रहे हैं कोर्ट फैसलों के, जिसमें बहुत सारा जो है डाउटफुल जा रहा है। तमाम जो है हाई कोर्ट से कहीं फांसी की सजा की पुष्टि हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो है मुलजिम बरी है। ये क्या है न्यायिक सिस्टम? जब हाई कोर्ट तक पहुंच के पुष्टि हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें बड़ाई कर रही है, इसका मतलब ये हाई कोर्ट तक तो न्यायिक प्रणाली ठीक नहीं की आप। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि आप ये कानून बना के एक वो जो है संसद में पारित करा के राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर करा के और उसको जो है मंत्रालय में और पुलिस के जो एजेंसियां हैं
और अदालतों में पहुंचा देंगे, लेकिन उस पर अमल मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और कोर्ट उस पर ढंग से ट्रायल करके और सजा नहीं दे पाएगी। बाद में पता चला गया कि वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, और पैसे जो कमा रहे हैं पेपर लीक करके, उनको कोई बहुत आसान खेल है बरी होना, वो दोष मुक्त हो जाएंगे। सवाल ये है कि आप नहीं तो 2024 में ही बन गया था कानून से, फिर इसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। अभी ये पेपर सजा का प्रावधान तो उसमें, जुर्माने का प्रावधान तो उसमें भी था, सालों की सजा का प्रावधान तो उसमें भी था। अगर डर होना होता पेपर लीक माफिया में तो उससे भी हो सकता था। पेपर लीक माफिया को कोई डर पैदा नहीं हो रहा। उड़ीसा की घटना तो इस बात का सरासर प्रमाण है और तुरंत ही आपके सामने आ चुका है। फिर अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं कि ये कानून कितना इफेक्टिव होगा। सवाल ये है कि पूरे देश में जो है बहुत सारे तंत्र जो है ना बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत गड़बड़ हो चुके हैं, और उनमें निष्ठाओं का अभाव है, निष्ठाएं नहीं है उनमें। वो जो कानून के प्रति और एक ईमान होता है कि हमें कानून को किस तरह से पालना करनी है, अपने कर्तव्य की पालना किस तरह से करनी है, और देश को किस तरह से मजबूत रखना है, सबको न्याय दिलाना है, वो भावना कहीं ना न्यायपालिका में दिखाई देती, ना पुलिस एजेंसी में दिखती। सवाल ये है कि आप कानून बना दोगे तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आप जो है लायबल बनाइए, कोई अलग से फोर्स बनाइए, ये इसको जो पेपर लीक को देखे, पुलिस विंग में, पुलिस फोर्स में, पुलिस महकमे में कोई अलग से एक विंग बनाइए। जैसे साइबर अपराधों के लिए हमने साइबर थाने खोल दिए और कई जांच करने वाली उसमें जो अलग फोर्स बना दी, इस तरह की कोई फोर्स बनानी पड़ेगी जो प्रॉपर तरीके से जांच करे। उससे पहले भी सिस्टम ही ऐसा बनाना पड़ेगा फुल प्रूफ, ताकि पेपर लीक ना हो। सप्रा साहब, सवाल बहुत हैं, सवाल कई हैं। सवाल सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आपने पनिशमेंट का तो प्रावधान कर दिया है, लेकिन प्रिवेंशन को लेकर के क्या है, रोकथाम को लेकर के क्या है? क्योंकि रोकथाम के लिए ही तो ये बिल लेकर के आया गया। इसमें रोकथाम के बारे में कोई भी ऐसी बात स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही है कि हमने एक डंडा खड़ा कर दिया है और उससे डर करके जो आवारा जानवर है वो हमारे खेत में नहीं घुसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी खेत में जो है इस तरह से अगर कोई घुसता है और वहां पर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कुछ ऐसा कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है कि पेपर लीक हो ही ना। क्योंकि एक बार अगर नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब री नीट एग्जाम करवाया गया, उसमें तमाम अलर्टनेस देखने को मिली पूरे प्रशासन की, पूरे तंत्र की, तो पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आगे अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, पंजाब में जिस तरह की चीजें सामने आई, और अब जब ये बिल संसद से पास हुआ उसके तुरंत बाद जिस तरह से उड़ीसा में पेपर लीक हो गया, तो साफ है कि ये बिल नाकाफी है, इस बिल का कोई असर ही नहीं है। वही बात है कि आपने जो नहीं, सप्रा साहब, हाँ जी, देखिए यादव साहब आऊंगा आपके पास। सप्रा साहब से सवाल, 2 दिन पूरी चर्चा चली इस विषय पर जी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, परंतु जो विपक्ष का जो रवैया था, विशेषकर कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी जी, जिसे जननायक बोलते हैं, ये हमारे जो कांग्रेस के जो साथी हैं, मतलब टकराव, भड़काव और अराजकता, किस तरह से वो, मतलब किस तरह का उनका रवैया था, किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठ जाते हैं। अब माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसमें देश फेम तो है ही है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय फेम भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और उस पे भी माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी एक गौमूत्र शब्द यूज करके उनका भी मजाक उड़ाती हैं। अब ये देखिए ना, कितनी शर्म की बात है। आज सैकड़ों शिक्षाविदों ने मतलब उनके लेटर लिखे है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए है। मतलब ये रवैया है। तो ये हम तो ये चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी एक बढ़िया पॉजिटिव, मतलब सार्थक एक वहां पे चर्चा हो, कहीं भी कोई लूप होल ना मिले, कहीं भी वो कोई माफिया मतलब कहीं भी किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए। परंतु जो विपक्ष है उसको सिर्फ राजनीति करनी है। बजरंग दास गर्ग जी बिल्कुल सीनियर बंदे हैं, सीनियर साथी हैं, मैं कई बार डिबेट पे बैठता हूं, कहते हैं वहां पे राजनीति तो होगी। ये इट वाज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ राजनीति। जब इतना बड़ा मुद्दा हो, जब इन्होंने 55-60 साल राज किया और तभी से ये मामला चलता आ रहा हो और कभी इन्होंने कानून भी ना बनाया हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में सख्त कानून बनाया, उसका भी ये माफिया राज उसका फायदा उठा गए, क्योंकि उसके अवशेष बचे हुए थे। पहले क्या होता था, कांग्रेस राज में दलालों का राज था, पहले से सेटिंग हो जाती थी। मैं आज फिर राजनीति की बात नहीं कर रहा, हम इनको तो आज धन्यवाद करना चाहिए सभी सांसदों को। अभी मैं रात को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वीडियो जो जारी किया है,
बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कहा भाई बढ़िया चर्चा की है, बढ़िया सभी सांसदों ने, परंतु ये जो विपक्ष के जो सांसद हैं उनका रवैया बढ़िया नहीं था। मैं तो आज यहाँ पे कह रहा हूँ, जबकि उन्होंने एक बड़प्पन दिखाते हुए माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने उनकी प्रशंसा करी है, पर हम तो ये चाहते थे बड़ी अच्छी तरह से चर्चा हो, ये भागे ना यहाँ से वहां पे, मतलब संसद का एक बिंड भी खराब ना हो। गंभीर सप्रा साहब बड़प्पन आप दिखा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो बातें हैं, जो संशोधन आए भी, वो क्या आपने स्वीकार कर लिए? आपका तो ये सीधा सा तरीका था कि संसद में बिल लेकर के आएंगे, पास कराएंगे और चले जाएंगे। मतलब छात्रों का, युवाओं का सिर्फ गुस्सा शांत करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, या वाकई करना चाहते हैं? सवाल इसीलिए तो उठ रहा है क्योंकि ना आपने विपक्ष के सुझाव स्वीकार किए, ना माने, ना संशोधन, कुछ सीधा बिल पास करवा लिया। विपक्ष तो चर्चा करने को तैयार ही नहीं था। अब ये देखिए ना, वो तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, माननीय हमारे जो है ना अमित शाह जी इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, इनके पास तो सिर्फ यही था, क्योंकि इनको राजनीति करनी थी। चर्चा तो इन्होंने करी नहीं बिल पे, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब इतनी हाई पावर कमेटी, देश मतलब बड़े बड़े लोग हमने उसमें शामिल किए हैं, वो उनकी मतलब उन्होंने पढ़ाई पे भी क्वेश्चन उठा दिया। अब ये देखिए ना, गौमूत्र, इनको पता ही नहीं गौमूत्र होता क्या है। माननीय प्रियंका गांधी को क्या पता, मतलब उनकी क्या पढ़ाई है, इनके सारे खानदान की पढ़ाई जोड़ देना, दैट इज इक्वल टू दैट पर्सन है। मतलब इन्होंने वहां पे ये मजाक उड़ा रहे थे। मैं उनका संसद का मैं लाइव देख रहा था, उसमें कह रहे जी मुस्कुरा दीजिए जी, अब तो मुस्कुरा दीजिए ना जी स्पीकर साहब, ये क्या हो रहा है? ये चर्चा किस विषय पे हो रही है? आप चर्चा करिए, उसके प्लस माइनस जो पॉइंट्स हैं, मतलब क्या होने चाहिए, उसमें क्या कमजोरी है, कैसे उसका सुधारा जाए। अब सबसे बड़ी बात है, देखो सख्त कानून तो कानून है। अब सारे जेल में सड़ रहे हैं जितने भी। आप ये देखिए ना, जब ये नीट का पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, तुरंत उनको अरेस्ट किया गया 2-4 दिनों में, सीबीआई इंक्वायरी की गई और जेल में सड़ रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जमानत हो गया, बाहर आ जाते थे सारे के सारे। तो ये सख्त कानून तो मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हो, हर कोई डरता है, चाहे सीएम हो, सभ्य नागरिक डरेगा सर, माफिया नहीं डरेंगे। और माफिया ने ये साबित कर दिया है, माफिया ने साबित कर दिया है। उड़ीसा में पेपर लीक आज की डेट में हुआ है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें इसका कोई खौफ नहीं है। बजरंग दास जी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी ताजा बिल बना है, कानून अभी तक बना नहीं है, उससे पहले ही इस तरह की घटना सामने आना, यानी ये भी प्रयास असफल है, ये माना जाए? देखिए अतेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब बार बार विपक्ष जवाब मांग रहा था गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों लोकसभा से लगातार गायब रहे। बुलाया गया, बुलाओ भाई, जवाब लो, जवाब दे, जवाब क्यों दे रहे? जवाब देने के लिए वो नहीं आए और ये कहते हैं पढ़ाई लेके रखी। भाई राहुल गांधी जी सबसे पढ़े लिखे युवा नेता है, आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लो। आप प्रधानमंत्री का देख लो कितनी पढ़ाई है, प्रधानमंत्री जी के पास तो फर्जी डिग्री। अरे सर, बजरंग दास जी, ठीक है। सप्रा साहब, कौन कितना पढ़ा है? क्या ये संविधान में जरूरी है कि नेता बनने के लिए किसी का पढ़ना जरूरी है? अभी तक तो कोई ऐसा कानून है नहीं, ना कोई ऐसा नियम है। तो यहाँ पढ़ाई पर सवाल, इसलिए सांसदों के या नेताओं की पढ़ाई पर सवाल नहीं है। सवाल इस बात पर है कि पेपर लीक हो रहा है, युवा परेशान हो रहे हैं, और अगर वो परेशान हो रहे हैं तो उसका समाधान करने के लिए सरकार बिल लेकर के आई, लेकिन नहीं हो रहा है। सवाल ये है बजरंग दास जी। देखिए, मैं हितेंद्र जी स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, बिल से जरूरी है सरकार की नीयत ठीक होना जी, और दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार की नीयत ठीक हो, पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात है, पेपर को कोई देख नहीं सकता। ये सरकार की साजिश होती है, सरकार की सहक के बिना कुछ भी नहीं होता। ये पेपर पेपर लीक सरकार है, ये पेपर करोड़ों रुपए के पेपर लीक। कांग्रेस राज के भी बता दिए कितने पेपर लीक हुए, आप बताइए ना, बता दिए पिछले साहब। सप्रा साहब, वो आपने बता ही दिया, आपके सप्रा साहब, सवाल आज की डेट में जो उठ रहा है, तब भी बहुत सारी बातें हुई, तब सरकारें भी चली गई,
वो भी ध्यान में रखिए आप। सरकारें भी चली गई, जब लोग सड़कों पर उतरे, विरोध हुए, तो वैसी स्थिति बीजेपी के लिए ना बने, इसलिए बीजेपी को पिछले इतिहास उठाने की बजाय सबक लेनी चाहिए उससे। बजरंग दास जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं कहता हूं सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी बिल्कुल बनती। पेपर लीक ना हो, पेपर लीक को रोका जाए। और जहां तक छात्र आंदोलन की बात सुभाष जी ने कही, कोई भी आंदोलन है, उस आंदोलन को रोकना किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार की। इन्होंने कोई बातचीत नहीं की, ना 2-4 दिन बैठ के चले जाएंगे। 30-30 दिन बैठे रहे। 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई देश के इतिहास में काला दिन होगा। जिस प्रकार इन्होंने छात्रों से बातचीत करके समस्या समाधान करने के बजाय छात्रों को दुला कर सिर फोड़ने का, टांग तोड़ने का, हाथ तोड़ने का और उन पर जो जुल्म जाए हैं देश के इतिहास में, वो काला दिन लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में पेपर लीक नहीं हुई, 30 से ज्यादा पेपर लीक सिर्फ ओनली हरियाणा के अंदर हुए। क्या किया सरकार ने? कौन सा शिक्षा मंत्री? 8-10 बताओ सिर्फ। 30 में से 5-7 के नाम तो बताओ। सुन लो, 30 में से 5-7 के नाम तो बताइए आप। पुलिस भर्ती हुई। अरे 30 में से 5-7 के नाम तो बता दो। मास्टरों की भर्ती में ले लो, अपना डॉक्टरों की भर्ती, किस किस का लोगे आप? काटे का डर होंगी। सप्रा साहब सुन लीजिए। सुनो आप, मैं आपको सुभाष बत्रा जी, आप जो बात करते हो, मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हो मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक तो भगवान का रूप होता है। आप छात्रों को कूटते देख रहे, छात्राएं कूटती रही, आपको उनका जख्म नहीं दिखा। वो 2 गाली बक दी। ओ प्रधानमंत्री जी को मतलब गाली बकना बढ़िया है इस तरह से? इतनी गंदी गालियां थी ना, अच्छी बात है। अब ये बताइए, अब वो माफी मांग रही है, FIR दर्ज हो रखी है उनके? मैं सुन लो वो वीडियो भी आपने देखी होंगी, रील देखी होंगी आपने। यही जलालत है, यही घटियापन है। आप समझौता करते हो। प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गालियां दे, ये शोभा देता है क्या? लेकिन सप्रा साहब वादा किया था, आपने वादा किया था, उससे पहले भी आपको ये बात पता थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ बीम्स भी बने हैं, सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद भी अगर सरकार ये वादा कर रही है कि कोई FIR नहीं होगी, तो अपने वादे पर तो रहना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हुआ है। अगर वादा किया है, उस वादे में वो बात होती, अगर वो उस वादे में वो कंडीशन होती तो अलग बात थी। लेकिन जब सबसे वादा हो गया है तो फिर नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल वायदे पर हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है, जो बदमाश है, जो उसमें मतलब मुजरिम घुसे हुए। अगर किसी पर पहले ही कोई मुकदमा है तो उस पर वो कार्रवाई चल रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो फाइलें क्लोज हो गई होंगी या उसको या उनकी फाइलों को क्लोज करने के लिए कोई कह रहा है, नहीं कह रहा है। सिर्फ प्रोटेस्ट के दिन जो हुआ, क्योंकि उसमें सबको मालूम है कुछ शरारती तत्व घुसे, कुछ घुसाए गए, इस तरह की सारी चीजें सामने आ रही हैं, या तो फिर एक अच्छे तरीके से जांच हो। लेकिन जब ये वादा हो गया है तो फिर कम से कम उस दिन को लेकर के कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कायदे से तो FIR ली जा रही है, वापस ली जा रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें। जी ठीक है सप्रा साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बजरंग दास मुझे बात पूरी करने दो जी, जल्दी से सर। मैं पूछना चाहता हूँ, सिविल वर्दी के अंदर वो गुंडे कौन थे, किसने भेजे, कौन सी पार्टी गुंडे थे? लठ लेने का, डंडे लेने का, दुड़ा कर पीट रहे थे और गालियां बक रहे थे, वो नहीं दिखे। पत्थर की बड़ी हुई गाड़ी कौन लेकर आया, वो नहीं दिखी। बच्चों को किसने उकसाया, वो नहीं दिखे। बिना नेम प्लेट के कहां से आ गए? CRP के बिना प्लेट के जवान वो क्यों डंडा पीट रहे थे? क्यों बावले हो रहे हो? क्यों बुखला रहे हो? सुन लो चुप रहो एक बार। टकराव करवाना, इसमें राजनीति बहुत बोल दिया बीच में, युवाओं के कंधे पे राजनीति करना, बहुत बोल दिए। सप्रा साहब उनको एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने अपने बोला। मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरी गुंडागर्दी बीजेपी की, RSS की कारण हुई है। इनके सिविल वर्दी के अंदर गुंडों ने लाठी चार्ज की, युवाओं को उकसाने का काम किया, युवाओं पर पत्थर बरसाने। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं सर बातें। साहिल दीप जी
ठीक है सर। साहिलदीप जी, क्या सरकार की मंशा पर वाकई सवाल है? क्या सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए? साहिलदीप जी, आप बोलने पर रोक लगाओगे हैं? आप शांति प्रिय आंदोलन को पर बजरंग दास जी, ठीक है सर, पुलिस ठीक है सर, ठीक है सप्रा साहब और बजरंग दास जी, ठीक है सर। साहिलदीप जी, साहिलदीप जी, 113 पुलिस वाले पहले साहिलदीप जी, ठीक है सर, वो क्यों घायल हुए हैं, क्यों ये स्थिति बनी है, ये आपको भी मालूम है। साहिलदीप जी, क्या वाकई सरकार की मंशा पर सवाल है? देखिए, बिल्कुल सवाल है। और दूसरी बात है, जैसे मैं दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों को एक बात कहना चाहूंगा जी कि आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के ऊपर बैठे हैं। हेलो जी जी, हाँ जी, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के ऊपर बैठे हैं, तो किससे यहाँ सिर्फ मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिना मुद्दों की बात आप दोनों ही ना करें, ठीक है। यहाँ बात है, यहाँ मुद्दा है बच्चों के पेपर लीक का। दूसरी बात मैं बार बार सुन रहा था, जब भी आप बीजेपी के प्रवक्ता से बात करते हैं कि पेपर लीक के बारे के अंदर है, भ्रष्टाचार के बारे के अंदर है, तो ये ऐसे कहते हैं कांग्रेस सरकार में भी तो पेपर लीक हुए थे, कांग्रेस सरकार के अंदर भी हुए थे। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आप भी चोर हो, कांग्रेस भी चोर है, आप दोनों चोर हो, दोनों मुखेड़े भाई हो। इनेलो ने घोटाले जो किए ये भी बता दो, है वहाँ युवा नहीं थे? जब 10-10 साल आपके नेता जेल में पड़े रहे तिहाड़ में, वहाँ युवाओं का इतना ध्यान दिया आपने? सप्रा साहब बोलने दीजिए उनको। अब आप ये राजनीतिक आरोप हैं एक दूसरे पर, आप लोग सभी लगाते हैं। जी साहिलदीप जी, बात पूरी कीजिए सर अपने। साहिलदीप जी जी, दूसरी बात ये मुद्दे की ऊपर बात होनी चाहिए। और मुद्दे की बात के अंदर ये बात है कि आप बार बार जो ऐसे कह रहे हो हिंसक प्रवृत्ति के लोग वहां पे घुसे थे, आपके पुलिस वाले हिंसक प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के ऊपर प्रहार किया, जिन्होंने हमारे चोट मारने का काम किया। दूसरी बात ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष आप लोगों से सवाल पूछेगा और आपका दायित्व बनता है उनका जवाब देने का, चाहे गृह मंत्री हो चाहे कोई भी हो। आप लोग बात क्यों रहे हो, अच्छी चीज से आप डर रहे हो? तो इस चीज में नैतिकता के आधार के ऊपर है। हम बार बार एक चीज कह रहे हैं, ठीक है हम आपका सम्मान करते हैं, आप बिल लेके आए हो, और किसी के बिल की खामियां अगर हम निकाल लें तो वो बाद में होनी चाहिए, भविष्य गर्भ के अंदर वो बिल कैसा है। लेकिन आज के दिन आपका भविष्य देखते हैं ना, तो भविष्य के अंदर जैसे पहले भूतकाल में अपने काम करे थे, वैसे ही आपका काम आगे होने वाला है। तो इसलिए आप शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करिए। शिक्षा मंत्रालय उनके पास इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी पेपर होता है शिक्षा मंत्रालय के थ्रू होता है। तो इनका तो आपका शिक्षा फैक्ट्री हो गया, एजुकेशन फैक्ट्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, इनका इस्तीफा हर हालत में होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बात नहीं है, चाहे पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, कांग्रेस सरकार है तो उनका भी होना चाहिए। आप खुद बार बार एक बात बता रहे हैं, आप खुद एक बात मान रहे हैं, आज भी पेपर लीक हुआ है उड़ीसा के अंदर, तो मतलब आज पेपर माफिया के अंदर कोई खौफ ही नहीं है आपकी सरकार किसी प्रकार का। दूसरी बात जो बार बार ऐसे कह रहे हैं, जो कानून आए हैं, इस कानून में आप एक चीज कहते हैं कि 2 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा, 3 महीने में फैसला आ जाएगा। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत देखिए, आज हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। एक एसिड अटैक लड़की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उसने अपना केस किया था, 15 साल बाद उसकी जजमेंट आती है, और जजमेंट के अंदर भी मुजरिमों को बरी कर दिया जाता है। हम कोर्ट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हमें कोर्ट पे भरोसे है, लेकिन हम भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज जवाबदेही में सरकार की होनी चाहिए। आज अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो जवाबदेही मेरी है, मुझे सजा स्थिति मिलनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय की इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होनी चाहिए। और जिस दिन आप अपने कानून में एक चीज लिख देंगे ना कि शिक्षा मंत्रालय का इस्तीफा अनिवार्य है, तभी पेपर भी लीक नहीं होगा, इस चीज की गारंटी भी है। तो सारा ये सारा काम आपके ऊपर सतर से हो रहे हैं, आप खुद लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे फ्रंट में जो लोग हैं उनकी जवाबदेही अगर तय होगी तो इस तरह की चीज़ों पर रोक लग सकती है। लेकिन पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है जादौन साहब। जिस तरह से अभी भी ये मामले सामने आ रहे हैं, एक तरफ कानून पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक जारी है देश के अलग अलग राज्यों से, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई सरकार की नीयत पर, सरकार की मंशा पर सवाल है, या सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है ताकि युवाओं के गुस्से को शांत किया जा सके? जादौन साहब। समझावन का प्रयास है सरकार का जी। इस कानून से चाहे आप फांसी का प्रावधान कर दीजिए जी। मैं क्या बता रहा हूँ, ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया डरने वाला नहीं है जी। उसका एक कारण है कि उसको पता है कि उसके पैसे के बल पर अदालत भी दिखेगी और पुलिस भी दिखेगी। ये दोनों एजेंसियां दिख जाएगी, कानून कहीं काम नहीं करेगा। कानून को लागू करने वाली तो एजेंसियां यही है। अगर वो गिरफ्तारी का भी तमाशा हो जाएगा तो उसमें इतनी खामियां छोड़ दी जाएंगी इन्वेस्टिगेशन में कि वो बरी हो जाएंगे।
पैसा खर्च करेंगे और बरी हो जाएंगे, तुरंत जमानत भी मिल जाएगी उनको, जमानत के भी कोई कारण पैदा कर दिए जाएंगे तमाम। तो ये कुछ नहीं होने वाला, ये कानून सिर्फ एक मंथन है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। सरकार को पुलिस के फ्रंट पर भी काम करना पड़ेगा, अदालती सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। वो जो है 2023 के जो कानून आ गए नए, वो कानून भी रखे रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा उन कानूनों का। अरे भाई कानून और प्रभाव कोई भी है, उनको अमल में लाने वाली एजेंसियां मजबूत होनी चाहिए, उनकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो कानून कोई असर ही नहीं करेगा। ईमानदार तो सर, अगर जो एनटीए में ईमानदार अगर वहां पर पेपर बनाने वाले होते, छापने वाले होते, तो ये पेपर ही लीक ना होता। वैसे एक कहावत चली हुई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, हेल्थ सेक्टर में ये कहावत चलती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज की नौबती ना है, प्रिवेंशन इतना। हम तो यही कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पेपर लीक ही ना हो, तो कानून की जरूरत ही क्या पड़ेगी। बिल्कुल, वो आपको जो है उसमें मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारियां हो और फिर अदालत में जाए और अदालतें फास्ट ट्रैक को अदालतें खोली जाए। कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ आपको, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो तमाम जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई, तमाम जो बलात्कार के कानून में तमाम संशोधन किए गए, बहुत सारा माइनॉरिटी उसमें किया, क्या करोगे, ये करोगे, कैसी 354 बनेगी, किसमें क्या बनेगी, तमाम उसमें जो है 376 भी धारा जोड़ी गई, 376 के कुछ सब सेक्शन बना दिए गए, लेकिन बलात्कार की घटनाएं रुकी क्या? नहीं रुकी, लगातार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का देखो अब बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। तो सवाल ये है कि ये जब तक एजेंसियां पुलिस और अदालत में सुधार नहीं होगा तब तक जो है ये कानून प्रभावी नहीं होंगे और अपराध पर कोई रोक नहीं लगी। अभी अपराधों पर भी जो है डिबेट होती रहती है, गैंगस्टर कैसे पनप रहे हैं और फायरिंग की घटनाएं हरियाणा में, उन पर चर्चा होती रहती है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि कानून और अदालतें इतनी बिकाऊ हो चुकी है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, सजा नहीं होती प्रॉपर, और समय पर निपटारा नहीं होता, डर ही खत्म हो गया। यानी जरूरत यही है कि इस बात पर जोर दिया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। बहुत शुक्रिया जादौन साहब, साहिलदीप जी, बजरंगदास जी, प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि बिल भले ही कितने भी सख्त, कानून कितने भी सख्त क्यों ना बना लें, लेकिन अगर पेपर लीक रोकना है तो शुरुआत से ही उस पर काम करना होगा, यानी पेपर लीक ही ना हो उसी पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दंडात्मक कार्रवाई पर। दंडात्मक कार्रवाई से पेपर लीक माफिया में कोई खौफ पैदा नहीं हो रहा है, ये साबित होता है इस बात से, क्योंकि इस कानून की चर्चा के बीच भी पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।